नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 की यूनिट नंबर 8 के टॉपिक नंबर 2 की, जो कि है टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एनिमिज्म, मोनोमिज्म, प्लूरलिज्म, सेक्ट्स एंड कल्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Religion as a socio-cultural institution has taken many diverse forms across time and space. From the earliest human societies to contemporary civilizations, religious practices have evolved with changing structure of society. मतलब कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो जो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, उसके साथ ही रिलीजन की जो रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो भी चेंज और इवॉल्व हो रही है, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है तो उसी हिसाब से रिलीजन भी चेंज होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर ये 5 एक तरह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस बोल लीजिए या तरीके बोल लीजिए रिलीजन को फॉलो करने के। ठीक है, जो मतलब हमारे सिलेबस में उनको हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एनिमिज्म। ये हमने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत देखा था, इसको और देख लेते हैं। एनिमिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनिमा विच मीन्स सोल और स्पिरिट। ठीक है, तो इस एनिमिज्म का मतलब मेन या सेंट्रल कोर क्या है, वो है सोल या फिर स्पिरिट। और क्या कहता है ये, इट रेफर्स टू द बिलीव दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचर वेदर लिविंग और नॉन लिविंग पोजेस अ स्पिरिचुअल एसेंस। मतलब अपने यहाँ तो जैसे माना जाता है ना कि भाई जानवर हो या पेड़ हो, मतलब पेड़ का तो पता नहीं, लेकिन जानवर मतलब जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें तो एटलीस्ट सोल एक होता है, आत्मा होती है। लेकिन एनिमिज्म में माना जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी एक सोल होता है। जैसे नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ में मान सकते हैं कि हम एक सोल है। तो ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैव अ सोल, स्पिरिट या स्पिरिचुअल एसेंस। According to this belief, spirit inhabit natural entities such as trees, rivers, mountains, animals, and even inanimate objects. ठीक है, तो पेड़ हो गए, नदियाँ हो गई, माउंटेन्स हो गए, एनिमल्स तो खैर हैं ही लिविंग, क्योंकि वो तो लिविंग है। और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो इन सब में क्या होती है, स्पिरिट्स होती है। सोल बोल सकते हैं, स्पिरिट बोल सकते हैं। हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो आत्मा ही बोला जाएगा, या उर्दू में जैसे रूह बोलते हैं, रूह, मेरी रूह काँप रही है ऐसे बोलते हैं ना, तो मेरा सोल काँप रहा है। These spirits are believed to have varying dispositions. They can be benevolent और malevolent. मतलब कि या तो अच्छी हो सकती है, पॉजिटिव, काइंड, हेल्पफुल, या नेगेटिव हो सकती हैं, हार्मफुल और वेंजफुल। तो ऐसी स्पिरिट्स जो आपकी हेल्प करती हैं और ऐसी स्पिरिट्स जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। एनिमिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्राइबल, प्रिमिटिव और प्री लिटरेट सोसाइटीज वेयर इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो पुरानी जो ट्राइबल प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, या फिर जो हंटर गैदरर वाली सोसाइटीज़ थी, जिनमें लिटरेसी नहीं थी और एग्रीकल्चर भी शायद नहीं था, या एग्रीकल्चर जो आ गया हो बहुत ही लेकिन माइल्ड फॉर्म में था, तो उन सोसाइटीज़ में क्या होता था, एनिमिज्म पाया जाता है। Despite its ancient roots, animistic beliefs continue to exist and influence religious practices in many parts of the world today. इंडिया में भी जैसे हम देख सकते हैं, पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा यहाँ पे भी बहुत कॉमन है इंडिया में, क्योंकि हम नदियों को भी मानते हैं ना, गंगा मैया बोलते हैं जैसे, तो वो भी तो एक तरह मान दिया ना कि हमने स्पिरिट है, गंगा मैया है वो। पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं हम, जानवरों की तो खैर करते ही हैं, गाय की, सांप की, सबकी। अब पहाड़ों की भी करते हैं, जैसे कैलाश पर्वत माना जाता है कि शिव जी का वो है। और फिर गोवर्धन पर्वत है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये वो है ना जो कृष्ण जी ने एक अपने उंगली पे उठा लिया था, छोटी उंगली पे। थियोरिटिकल इनसाइट क्या कहती है, ईबी टेलर ऑन एनिमिज्म, तो इन्होंने ही एक तरह से एनिमिज्म को पहले, एक तरह से सबसे पहले इन्होंने ही प्रपोज किया था। ईबी टेलर प्रपोज द थ्योरी ऑफ एनिमिज्म इन हिज सेमिनल वर्क प्रिमिटिव कल्चर। 1871 में एक किताब लिखी थी, प्रिमिटिव कल्चर, उसमें पहली बार इन्होंने एनिमिज्म की बात की थी। ही कंसिडर्ड एनिमिज्म टू बी द अर्लीस्ट एंड मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्म है रिलीजन का ह्यूमन हिस्ट्री में। टेलर आर्ग्यूड दैट रिलीजन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंस विद ड्रीम्स। ठीक है, तो सपनों में क्या होता था, इंडिविजुअल्स एनकाउंटर्ड अ डबल और स्पिरिट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। तो ड्रीम्स में लोगों को दिखते हैं लोग, या खुद दिखेंगे या दूसरे दिखेंगे, तो उनको लगता था ये हमारी स्पिरिट दिख रही है हमें सपने में, हम नहीं है, स्पिरिट है हमारी, या सोल है। दीज एक्सपीरियंसेस स्पेशली ड्रीम्स, डेथ एंड विजन्स। विजन्स क्या होते हैं, जैसे
कई बार नहीं होता कि बोलते हैं यार किसी में माता आ गई कि, और कुछ किसी को दौरा पड़ गया और वो मतलब एकदम से बेहोश हो गया, या एकदम से आंखें ऐसे करके है ना हिलने लग गया, तो उसको बोलते हैं विजन आ रहा है इसको, मतलब ये मतलब पहले ऐसा माना जाता था। अब तो खैर मेडिकल जो रिसर्च हो रही है, मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि भाई ये सब बीमारियां होती हैं, लेकिन पहले माना जाता विजन आ रहा है कि कोई भगवान या सोल आपको मतलब कुछ बता रहा है उस तरह का। लेड अर्ली ह्यूमंस टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोल सेपरेट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी, मतलब आपकी फिजिकल बॉडी अलग चीज है और सोल जो है वो अलग है। मतलब आपकी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है तब भी सोल रहता है। तो हिंदुइज्म भी तो जो कुछ कुछ इन्हीं बातों से मिलके बनता है ना, कि भाई आपका जो शरीर है, आत्मा जो है शरीर छोड़ जाती है, तो वो आत्मा क्या हो गया, सोल हो गया, वो आपकी फिजिकल बॉडी से अलग है। ओवर टाइम दिस बिलीव इन पर्सनल सोल वॉज एक्सटेंडेड और जनरलाइज टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना। ठीक है, तो ये तो पर्सनल मतलब पहले ह्यूमंस के लिए था, पर्सनल मतलब पर्सन यानी ह्यूमन। बाद में ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को भी मतलब उन पे भी लागू कर दिया गया, जैसे रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गई, ट्रीज हो गई, इवन आपके एनिमल्स हो गए। दिस जनरलाइजेशन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एनिमिस्टिक बिलीव वेयर स्पिरिट्स वर सीन एज इनहेबिटिंग एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये जो जनरलाइजेशन हुआ कि जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी सोल दे दिया गया कि भाई इनमें भी सोल है, तो इससे फिर एनिमिस्टिक बिलीफ पैदा हुआ। एग्जाम्पल्स टेटोन सूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये मतलब जो वहाँ पे अमेरिकन इंडियन अमेरिकन्स हैं या नेटिव अमेरिकन्स भी बोल सकते हैं, जो मतलब जो आज के गोरे अंग्रेज हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उनके आने से पहले जो थे वहाँ पे ओरिजिनल वहाँ के जो लोग हैं, रेड इंडियंस भी बोलते हैं उनको। तो उनकी एक ट्राइब है ये टेटन सू ऑफ नॉर्थ अमेरिका, परफॉर्म घोस्ट डांस टू अपीज स्पिरिट्स दैट दे बिलीव ब्रिंग मिस फॉर्च्यून। ठीक है, तो वो अजीब से वो करते हैं ना हरकतें, लोग आग जला के नाच रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो वो घोस्ट डांस इस तरह के बहुत पहले वो होते थे कि भाई स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं। नूर ऑफ साउथ सूडान, ये अफ्रीका में पड़ता है, स्टडीड बाय एवांस प्रिट्राल, दे बिलीव्ड इन अ हाई गॉड और स्काई स्पिरिट। ठीक है, तो कोई ऊपर वाला है उस तरह की बात मतलब। In India, believes in Pitra and Shraddh rituals among Hindus are rooted in animistic ideas, placating ancestor for peace and prosperity। ठीक है, तो एनिमिज्म में ये भी माना जाता है कि आपका जो ये जो ड्रीम्स हैं, तो इन ड्रीम्स में क्या होता है, ज़्यादातर कई बार आप जैसे ये लोग क्या है ना अपने एंसेस्टर्स भी देख लेते थे। भाई खुद को तो देखते ही थे, एंसेस्टर्स मतलब जो आपके पूर्वज जो मर गए हैं, तो उनको लगता था कि ये जो अभी भी जिंदा है क्योंकि इनका सोल जिंदा है, हमें ड्रीम में दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको मतलब एनिमिज्म में इसको एंसेस्टर्स वर्शिप या सोल ऑफ एंसेस्टर मतलब इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि इंडिया में जैसे हम श्राद्ध वगैरह मनाते हैं ना, तो वो किस लिए होता है, पूर्वजों के लिए किया जाता है ना, तो वो भी एक तरह से फॉर्म ऑफ एनिमिज्म ही मान सकते हैं आप। यूज ऑफ विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी इन ट्राइबल इंडिया फॉर हीलिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एनिमिस्टिक व्यूज। ठीक है, सॉर्सरी वही जादू टोना करके झाड़ फूक मार के वो सही कर देना हो जाता है ना, जो वो वही आपके सोल को ठीक करना, मतलब अल्टीमेटली तो वो ये कि सोल है आपके अंदर, एक सोल है या फिर स्पिरिट है, तो वो वाली बात है ये एनिमिज्म में सारी। ठीक है, तो उसके बाद आता है मोनोइज्म। मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल यूनिट। मोनोइज्म तो बिलीफ इन अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी विच में बी कंसीव्ड एज ए गॉड, एन आइडिया और अ यूनिफाइंग प्रिंसिपल। मतलब कि जो भी है वो एक है, एक ईश्वर परमात्मा बोलते हैं ना, सुप्रीम गॉड या सुप्रीम, मतलब जैसे अभी हिंदुइज्म में तो क्या है बहुत सारे गॉड्स हैं, लेकिन जो मोनिज्म में क्या माना जाता है, ओनली वन, वन गॉड। इट एम्फाइजेस द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी एंड वननेस इन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब आपका जो एग्जिस्टेंस है और जो नेचर है वो दोनों एक ही हैं, आप उस एक जो परम शक्ति है उससे बने हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई गॉड भी हो सकता है, वो कोई आइडिया भी हो सकता है, वो कोई जैसे कोई एनर्जी हो सकती है। The central idea of monism is that everything in the universe originates from one fundamental source and ultimately returns to it। तो एक कोई परम शक्ति है या भगवान है या कुछ भी उसको आप बोल सकते हैं, जो भी आप मानना चाहें, उसमें से सब लोग पैदा होते हैं और वापस फिर जाके उसी में मिल जाते हैं। जैसे वेदांत में हमारा माना जाता है ना आत्मन और ब्रह्मन, इसमें क्या माना जाता है कि जो सारे हम मतलब आत्मन्स हैं ये ब्रह्मन में मिल जाते हैं और उसी में से आते हैं, उसी में से पैदा होते हैं, उसी में मिल जाते हैं, तो उस तरह का समथिंग लाइक दैट ही है वो। लेकिन मोनिज्म में मेन चीज़ क्या मानी जाती है कि ओनली वन, वन
है वो एक ही चीज़ है, मतलब एक सिंगल एंटिटी, बहुत सारे नहीं है। मोनिज्म जनरली अंडरस्टूड एज अ स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव रेदर देन वन रूटेड इन रिचुअल्स। तो रिचुअल्स मतलब कर्मकांड, कोई आप ऐसी झाड़ू फूँक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, किसी नदी में नहा रहे हैं, तो ये सब कर्मकांड किए जाते हैं धर्म के लिए। तो मोनिज्म में ये सब होने की वजह फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा है, कि मतलब फिलोसफी की बातें ज़्यादा हैं, कि सब एक में से ही आते हैं, एक में ही मिल जाते हैं, और इस तरह की बातें ज़्यादा है, फिलोसफी ज़्यादा है। इट इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद ड्यूअलिज्म, बिलीफ इन टू अपोजिंग फोर्सेज, और प्लूरलिज्म। तो ड्यूअलिज्म क्या होता है कि जैसे यिंग एंड यांग, कि भाई एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है, वो आपस में लड़ती रहती हैं। उसी तरह जैसे गॉड्स होते हैं, इसी तरह घोस्ट भी होते हैं। तो ये होता है ड्यूअलिज्म, मतलब दो हैं। और प्लूरिज्म में होता है बहुत सारे हैं, बिलीफ इन मल्टीपल रियलिटीज़ और प्रिंसिपल्स, जैसे हमारा हिंदुइज्म है। तो इसमें मतलब बहुत सारा माना जाता है, बहुत सारे भगवान देवी देवता होते हैं। इस तरह जैसे हमारा इस्लाम है, इस्लाम में माना जाता है ओनली वन अल्लाह होता है वो, ठीक है। इस तरह जैसे क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में भी सिर्फ वन होता है, उसको बोलते हैं गॉड। मोनोइज्म टेंड्स टू रिजेक्ट द सेपरेशन बिटवीन द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल, वीविंग द ऑल रियलिटी एज पार्ट ऑफ अ यूनिफाइड होल। मतलब आपका जो मटेरियल वर्ल्ड है और आपके जो स्पिरिचुअल मतलब आपका सोल है या आपके जो स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं, दोनों एक हैं। इनमें कोई सेपरेशन नहीं है, ये माना जाता है मोनिज्म में। सब एक ही उसके पार्ट हैं, एक ही एनर्जी के, और उसी में से निकले हैं, उसी में से वापस जाके मतलब मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? इन इस्लाम देर इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अ सिंगल ऑल पावरफुल गॉड अल्लाह, ठीक है, मेकिंग इट अ डीपली मोनोथिस्टिक एंड मोनोस्टिक फेथ। तो वही बात है, जब भी सिर्फ वन गॉड की बात होगी, वन सुप्रीम गॉड, वन पावर, तो वो क्या हो जाएगा? मोनिज्म हो जाएगा। In Advaita Vedanta school of Hindu philosophy, the Atman, individual soul, is considered identical to Brahman, universal spirit, denying any real duality between the individual and the divine. वो भी आता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, वो उसका मतलब भी यही होता है कि आत्मन जो है, आप जो मतलब हम सब लोग हैं, हमारा जो पर इंडिविजुअल सोल है, और जो ब्रह्मन है वो एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ब्रह्मन में से ही निकले हैं और इसी में जाके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कुछ उस तरह का है, लेकिन ये इसका मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट है हिंदू फिलॉसफी में। वरना तो हिंदू फिलॉसफी में क्या है? मोनोइज्म नहीं है, बहुत सारे प्लूरलिज्म है हिंदू फिलॉसफी में। सूफी मिस्टिसिज्म एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ यूनिटी विद द डिवाइन अचीव्ड थ्रू लव, डिवोशन एंड सरेंडर टू गॉड, रिफ्लेक्टिंग मोनोथिस्टिक थॉट। मतलब मोनोथिस्टिक थॉट में जब हमेशा ये रहता है कि जो एक सुप्रीम रियलिटी है ना, सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर है, जो भी है वो चीज़, जिससे उसी में से हम लोग सब पैदा हुए हैं और उसी में हमको जाके वापस मिलना है। From a sociological standpoint, monism is often viewed as nascent or early or pure form of religion that focuses on a singular ultimate reality. तो nascent मतलब बहुत ही नन्हा सा, जैसे कोई बच्चा होता है ना जो अभी अभी पैदा हुआ है, न्यू। और अर्ली फॉर्म मतलब जो सबसे पहला जो रिलीजन मतलब जो ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ था, वो एक तरह से ये है। एंड सिंगुलर अल्टीमेट रियलिटी मतलब एक वन, जिसमें सिर्फ वन गॉड या वन जो हमने काफ़ी बात कर ली है, वन एनर्जी बोल लीजिए ज़्यादा अगर, ठीक है। एज रिलीजियस ट्रेडिशंस ग्रो एंड इंटरेक्ट विद डाइवर्स कल्चर्स एंड बिलीव्स, दे मे इवॉल्व इनटू प्लूरलिस्टिक सिस्टम दैट इंक्लूड मल्टीपल डेटीज, एक्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड वेरिड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे रिलीजन्स ग्रो होते हैं ओवर टाइम, सोसाइटी आगे बढ़ती है, रिलीजन भी ग्रो होते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर और गॉड्स, मल्टीपल डेटीज, मल्टीपल देवी देवता, ये सब आने लग जाते हैं, सेक्ट्स बन जाते हैं, रिचुअल्स बन जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस हो जाती हैं, कर्म कांड हो शुरू हो जाते हैं। मतलब फिर क्या, रिलीजन भी इवॉल्व होने लगता है, उसमें और नई नई चीज़ें जुड़ने लगती हैं। शुरुआत में तो सिर्फ माना जाता था कि वन गॉड है या वन एनर्जी है जो सबको मतलब चला रही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म जैसे नाम से ही जाहिर है, रेफर्स मतलब बहुत सारे जिसमें हों। Religious pluralism refers to the coexistence of multiple belief systems, doctrines, and religious practices within a single society or religious tradition. ठीक है, या तो एक ही सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, जैसे इंडिया का एग्जांपल लीजिए आप। इंडियन सोसाइटी में आपको हिंदुइज्म भी है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, सिखिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, बुद्धिज़्म भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और भी कोई ना, जैसे ज़ोरोस्ट्रिज्म है जो ये पारसी लोग फॉलो करते हैं। तो इतने सारे आपको रिलीजन हो गए। तो ये क्या हो गया, रिलीजियस प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हो गई इंडिया की। या फिर किसी एक रिलीजन के अंदर ही बहुत सारे सेक्ट्स हों,
जैसे हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, शैविज्म आ जाता है, और भी वैष्णविज्म आ जाता है, फिर ये अद्वैत वेदा आ जाता है। इस तरह के अलग अलग सेक्ट्स बने हुए हैं। इस्लाम में भी वैसे तो वन गॉड की बात मानी जाती है, लेकिन एटलीस्ट टू सेक्ट्स तो हैं ही, शिया और सुन्नी। क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे हैं, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैल्विनिस्ट। ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स रिलीजियस डाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्या है कि टॉलरेंस होनी चाहिए, तभी तो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में इतने सारे रिलीजन में लोग रह पाएंगे। जैसे हमारे भारतीय समाज में है ना, टॉलरेंस, हम एक दूसरे को कितना टॉलरेट करते हैं, इसलिए सारे रिलीजन आज को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। दूसरे के रिलीजियस प्रैक्टिसेस या उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको सम्मान करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, इसी से तो फिर आपकी रिलीजियस हार्मोनी बढ़ेगी और सोसाइटी आगे चलेगी। Religious pluralism provides a fertile ground for interfaith dialogue where different religious communities engage in mutual understanding and cooperation। ठीक है, तो क्या फर्टाइल ग्राउंड फॉर इंटरफेथ डायलॉग। इंटरफेथ डायलॉग मतलब दो अलग अलग रिलीजन्स के लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें, बातचीत कर सकें, साथ में कोएग्जिस्ट कर सकें, बिजनेस कर सकें, ट्रांजैक्शंस कर सकें। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन, भाई सब साथ रहना है तो कॉपरेट करके ही देश आगे बढ़ेगा ना। It encourages denominational diversity within a religion, allowing for various sects or schools of thoughts to flourish। तो डिनोमिनेशन डाइवर्सिटी क्या होती है? एक ही रिलीजन के अंदर जब बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिनोमिनेशंस। जैसे हमने देखा ना, हिंदुइज्म में वैष्णविज्म हो गया, शैविज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी में जैसे कैल्विनिस्ट हो गए, ऑर्थोडॉक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए। तो एक ही रिलीजन में जब बहुत सारे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? डिनोमिनेशंस। तो प्लूरलिज्म एक रिलीजन के अंदर भी हो सकता है, तो वो उसको अलाउ करता है कि बहुत सारे अलग अलग थॉट, स्कूल ऑफ थॉट एक ही रिलीजन में आ जाए। तो भी क्या है ना, क्योंकि टॉलरेंस है तो सब एक दूसरे को टॉलरेंट कर लेंगे, अलाउइंग फॉर वेरियस सेक्ट्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट टू फ्लरिश। प्लूरलिज्म ऑल्सो प्रमोट्स द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिलीजियस ट्रूथ विदाउट इंसिस्टिंग ऑन अ सिंगल एब्सोल्यूट डॉक्ट्राइन। तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस ट्रूथ मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उसका अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। भाई मेरे हिसाब से तो इस रिलीजन में, मतलब मेरे हिसाब से इस रिलीजन में ऐसा कहा गया है, मेरे हिसाब से इस रिलीजन में ऐसा किया गया है। तो हिंदुइज्म का भी लोग कई कई लोग अपने अपने अलग तरीके से मतलब निकालते हैं। भाई कोई किसी में चीज़ में मांगता है, कोई किसी में बिलीव करता है। ठीक है, तो एक ही रिलीजन के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस है। कोई आपको ये नहीं कहता भाई आप ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि क्या है, रिलीजियस प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। In a pluralistic society, religion often becomes a personal and voluntary choice, reducing the role of state enforced orthodoxy or religious dominance। ठीक है, तो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है, टॉलरेंस होती है, तो रिलीजन भी एक पर्सनल चॉइस बन जाती है। आपको फॉलो करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। कोई सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि जैसे ये कुछ रिलीजियस स्टेट्स होते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में कुछ हो गए, तो वहाँ पे आपको सरकार मैंडेटरी मतलब बोलती है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा रिलीजन। या फिर कुछ एथीस्ट स्टेट्स हो गए, जैसे चाइना एक एथीस्ट स्टेट है। ज़्यादातर कम्युनिस्ट जो होते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स को तो बहुत नफरत थी रिलीजन से, तो सब एथिस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होता। आपको रिलीजन फॉलो करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिंदुइज्म इज अ प्लूरलिस्टिक रिलीजन दैट अकोमोडेट्स डाइवर्स स्कूल्स ऑफ थॉट सच एज वैष्णविज्म, शैविज्म, अद्वैता, द्वैत। ठीक है, तो ये बहुत सारे की चीज़ें हैं हिंदुइज्म में। उसके बाद मतलब अलग अलग सेक्ट्स भी मिल जाते हैं आपको, कल्ट्स मिल जाते हैं, ब्रह्म कुमारी, इस्कॉन, क्या क्या नहीं होता, डेरा सच्चा सौदा, फिर ये अपने रिलीजियस गुरुज भी होते हैं। तो इसलिए हिंदुइज्म कैसा है, प्लूरलिस्टिक रिलीजन है, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। क्रिश्चियनिटी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स रिलीजियस प्लूरिज्म थ्रू कोएग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस। तो हमने वही बात की थी, डिनोमिनेशंस क्या होते हैं, जब एक ही रिलीजन के अंदर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं या अलग अलग एक तरह से ब्रांचेस हो जाती हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए, कैथोलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, मेथोडिस्ट होते हैं, कैल्विनिस्ट होते हैं। ठीक है, और भी और भी होते हैं बहुत सारे। तो वही क्या है, इनको बोलते हैं डिनोमिनेशंस। मतलब एक ही रिलीजन के अंदर जब बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट या अलग अलग ब्रांचेस आ जाएं। India has a long standing tradition of religious pluralism, where multiple religions such as Hinduism, Buddhism, Jainism, Islam, Christianity and Zoroastrianism have coexisted for centuries। ठीक है, तो ये बात तो पता ही है हमें
कि इंडिया कैसा है, रिलीजियसली एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं विदाउट अब ऐसा तो नहीं कह सकते विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो होती हैं, रिलीजियस राइट्स वगैरह बहुत होते रहते हैं। इवन इंडिया का पार्टीशन ही रिलीजन ग्राउंड्स पे हुआ था 1947 में, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, लेकिन हाँ कोशिश हमारा देश यही करता है कि सब मतलब कोएग्जिस्टेंस रहे, हार्मनी रहे। A notable example of India's pluralism is the arrival of Zoroastrians, Parsis who fled the religious persecution in Persia and were granted refuge in India in the 8th century। ठीक है, तो 8th century में ईरान से ये लोग आए थे। ठीक है, तो वहाँ पे इस्लाम नया नया पैदा हुआ था 7th century में, इस्लाम धर्म। तो वहाँ पे एक तरह से उनको भगा दिया गया था कि आप तो आज आप इस्लाम को मानिए, नहीं तो फिर आपको फिर हम मतलब मारेंगे। तो फिर ये लोग भाग के रिफ्यूज लेने इंडिया में आ गए थे। तो इंडिया में इनको रिफ्यूज दे दिया गया। तो आज भी आपको पारसी कम्युनिटी इंडिया में काफ़ी मिल जाएगी। तो इनका क्या था, ओरिजिनल जो फेथ थी वो थी ज़ोरोएस्ट्रिज्म जिसे बोलते थे। तो आज भी उसको ये फॉलो करते हैं। द मुगल रूल इंट्रोड्यूस्ड एंड इंस्टीट्यूशलाइज इस्लामिक ट्रेडिशंस वाइल ब्रिटिश बॉट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड चर्चेज, बोथ ऑफ विच फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज रिलीजियस डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ओरिजिनली इंडिया में सिर्फ क्या होता था, हिंदुइज्म होता था। क्योंकि देखिए हिंदुइज्म तो काफ़ी पुराना है, क्रिश्चियनिटी को भी हुए 2000 साल, इस्लाम को हुए लगभग लगभग 1400 साल। ठीक है, तो जब मुगल्स आए इंडिया में तो वो उन्होंने इस्लाम इंट्रोड्यूस किया। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो फिर क्रिश्चियनिटी भी एक तरह से आ गई अच्छी तरह से। तो इससे क्या हुआ, हमारा भारतीय समाज कैसा हो गया, रिलीजियसली प्लूरलिस्टिक समाज हो गया, बहुत सारे धर्म हो गए इसमें। फिर अराउंड 15th या 16th सेंचुरी सिख जो धर्म है वो भी पैदा हो गया। तो एक तरह से एक और आ गया। फिर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म तो वही पुरानी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ से ही निकली हुई हैं। बुद्धिज़्म देखिए आज ग्लोबल रिलीजन बन चुका है। चाइना में, जापान में बहुत चलता है। इवन यूएस में भी काफ़ी लोग बुद्धिज़्म में फॉलो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो निकला इंडिया से ही था। इंडिया नेपाल एक ही बात है। Contemporary relevance of religious pluralism. Pluralism fosters freedom of religion by allowing individuals to practice their beliefs without fear or of discrimination or persecution। ठीक है, तो क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। जो भी आपको फॉलो करना है, जिस भी रिलीजन को करना है उसको करिए, नहीं करना तो मत करिए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है रिलीजियसली प्लूरिस्टिक सोसाइटी, क्योंकि टॉलरेंस होती है। प्लूरलिज्म प्रमोट्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमॉन्ग डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज, मतलब आपस में भाईचारे से रहते हैं प्लूरिज्म की वजह से। क्योंकि क्या होता है, वही अगेन टॉलरेंस सबसे बड़ी की चीज़ है आज के ज़माने में। भाई सामने वाले को टॉलरेट करिए, अगर उसका रिलीजन अलग है तो कोई बात नहीं है। अगर उसका मतलब इवन देखिए कोई खाली अकेला रिलीजन ही नहीं है कि उसकी कास्ट अलग है तो भी टॉलरेट करना चाहिए। आज का ज़माना कैसा है, मतलब एक हिट्रोजेनियस ज़माना है, मिक्स है, कोई सब लोग एक जैसे नहीं है, कुछ को कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो सबको क्या है, हमें टॉलरेट करके चलना चाहिए, तभी क्या है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बना रहेगा। Pluralism encourages mutual respect by recognizing the legitimacy of different faiths and belief system। म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या है कि आप मुझे इज्जत दीजिए, मैं भी आपको इज्जत दूंगा। तो आप दूसरे धर्म का सम्मान करेंगे तो वो धर्म के लोग भी आपको सम्मान करेंगे। तो इससे क्या होगा, वही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, समाज में हार्मनी रहेगी। Pluralism creates theological flexibility by allowing reinterpretation and adaptation of religious doctrines in response to changing social context। तो theological flexibility क्या हुई कि जो भी आपका धर्म है उसमें जो भी टेक्स्ट हैं या उसकी जो भी आइडियोलॉजी है उसको आप समय के साथ बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो रिजिड हो गई कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही लिखा हुआ है तो हम ऐसा ही करेंगे। तो उससे क्या होता है, समय भाई कुछ कई बार रिलीजन में कोई ऐसी बातें लिख दी जाती हैं जो थोड़ी उस ज़माने में क्या पता सही हो, लेकिन आज थोड़ी सही नहीं है, तो उनको आप बाद में फिर क्या चेंज कर सकते हैं या अपनी एक नई इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं कि यार ये तो ऐसा कहा, मतलब लिटरली तो इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, लेकिन उसका क्या है मेटाफरिकली मीनिंग कुछ अलग था, मतलब कुछ भी एक नए आप वो दे सकते हैं इंटरप्रिटेशन। प्लूरिज्म प्रोवाइड्स स्पैन फॉर सिंक्रेटिक मूवमेंट्स सच एज भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस विच ब्लेंड एलिमेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स टू प्रमोट स्पिरिचुअल यूनिटी। तो सिंक्रेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, जब भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे धर्मों को मिला के कोई चीज़ बन गई, जैसे सूफी ट्रेडिशंस हैं, तो इसमें जैसे हिंदुइज़्म का भी कुछ चीज़ें ले ली जाती हैं, इस्लाम की कुछ चीज़ें ले ली जाती हैं। जैसे सूफीज़्म में गाना वाना गाते हैं लोग, है ना, जो ये पीर बाबा होते हैं ये सब, तो वो सब इस्लाम में अलाउड नहीं है। लेकिन जैसे भजन करना हिंदुइज़्म की एक क्वालिटी है, तो उन दोनों को मिला के फिर एक तरह से सूफी वो बन गया। ठीक है, जैसे भक्ति मूवमेंट थी, जैसे कबीर दास ने शुरू की थी,
तो वो भी मतलब एक तरह से इस्लाम और इनको मतलब मिला के एक तरह से वो हुआ था। तो मतलब वही सिंक्रेटिक मूवमेंट्स का क्या होता है कि जब अलग-अलग रिलीजन्स के कुछ फीचर्स या क्वालिटीज़ लेके आप एक नई कोई चीज़ बना देते हैं, ठीक है? तो इससे ये भी कहाँ होता है प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ में, क्योंकि वही बात है अलग-अलग रिलीजन कोएग्जिस्ट कर रहे हैं पीसफुली, तभी इस तरह का कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेक्ट्स की। तो सेक्ट क्या होता है? ए सेक्ट इज़ अ रिलीजियस ग्रुप दैट ब्रेक्स अवे फ्रॉम अ लार्जर एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है? तो एक ऑलरेडी एक आपका एक रिलीजन है, ट्रेडिशनल रिलीजन है, इसमें से कुछ लोग निकल गए और इन्होंने अपना एक छोटा-सा नई चीज़ बना ली, तो इसको बोलेंगे हम सेक्ट। ब्रेक्स अवे, इसमें से निकल के बन गया। फ्रॉम अ लार्जर एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफन एमिंग टू रिटर्न टू द ओरिजिनल प्योरिटी ऑफ फेथ और ऑफर एन अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ। तो कई बार तो इनका ये होता है सेक्ट बनाने का रीज़न कि यार ये जो हमारा धर्म है, जो इसके ओरिजिनल थॉट थी या ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी, उससे भटक चुका है। तो हमें इससे क्या करना है? वापस वापस उसी पे लाना है, प्योरिटी पे। जैसे आर्य समाज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया में। आर्य समाज क्या कहता है? वैदिक वेदों पे जाता है वापस, कि भाई हमारा जो धर्म है वो वेदों से शुरू हुआ था, तो वेद ही पढ़ सुप्रीम है। ठीक है, तो वो सब इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते आर्य समाजी, या जैसे भगवानों में राम, हनुमान, है ना, कृष्ण, इन सब में बिलीव नहीं करते। उनका सिर्फ बिलीव होता है किसमें? वेद में। क्यों? वो क्या मानते हैं? जैसे वही ना, रिटर्न टू ओरिजिनल प्योरिटी ऑफ द फेथ। तो उनके हिसाब से जो हिंदुइज्म की ओरिजिनल प्योरिटी है वो क्या है? वो वेद है। या फिर कोई नई, आप नई कोई थॉट्स प्रोसेस या स्पिरिचुअल बात बता दीजिए। Sects are usually small in size and tend to be intolerant of other religious groups or differing interpretations within their own tradition। ठीक है, तो एक तो छोटे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेन जो इनका रिलीजन है उससे निकले हैं, तो थोड़े से लोग ही होंगे उसमें। जैसे अब आर्य समाज का एग्जांपल लीजिए, भाई हिंदुइज्म में तो पूरा इतना सारा लोग हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ तक पूरे जितने भी हिंदूज हैं काफ़ी सारे हैं, लेकिन आर्य समाजी बहुत ही थोड़े से हैं। मेनली तो ये पंजाब या नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इन साइज होते हैं और इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब दूसरों के रिलीजन जो है उसको भी उतना टॉलरेट नहीं करते, साथ ही साथ खुद का जो रिलीजन में एक तरह से चल रहा है उसको भी ज़्यादा नहीं मानते। जैसे भाई अब आर्य आर्य समाजी है ना, तो जैसे ये राम, कृष्ण, इन सब को, मूर्ति पूजा को भी इवन नहीं मानते, आइडियल वर्शिप में भी बिलीव नहीं करते। Sects often arise as protest movements within dominant religions, challenging the what they perceive as corruption or deviation from core principles। तो वही बात है ना, रिटर्न टू ओरिजिनल प्योरिटी, मतलब उनके हिसाब से क्या होता है, सेक्ट्स के कब बनते हैं? जब ओरिजिनल रिलीजन में कुछ मिलावट आ जाती है, खराबियां आ जाती हैं। ठीक है, तो उनको मतलब एक तरह से चैलेंज करते हैं कि भाई या तो आप इनको दूर करिए, नहीं तो फिर हम अपना एक अलग सेक्ट बना लेंगे, क्योंकि क्या है, वो रिलीजन हमारा जैसा था वैसा नहीं रहा, इसमें अब खराबियां आ चुकी हैं, करप्शन आ चुका है। Sect possesses a strong sense of community and equality, promoting close-knit relationship among members and emphasizing shared values। ठीक है, तो सेक्ट में क्या होता है, क्लोज-knit कम्युनिटी बन जाती है, क्योंकि भाई थोड़े से लोग ही तो सेक्ट मिलके बनाते हैं, तो वो थोड़े से लोग क्या है आपस में काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, तो एक उनके अंदर कम्युनिटी वाली फीलिंग भी आ जाती है, और वो सारी शेयर्ड वैल्यूज़ भी आ जाती हैं जिनको सेक्ट प्रमोट करता है। तो जैसे आर्य समाजी का अगर दोबारा एग्जाम्पल ले लें, तो जितने भी इनके जैसे हवन करने को काफ़ी ये मानते हैं आर्य समाजी, मतलब अच्छा मानते हैं, तो सब मतलब एक तरह से सारी कम्युनिटी जो आर्य समाजी हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक क्लोज नेट फैमिली बन जाती है। Sects are characterized by missionary zeal, actively seeking to convert others and spread their beliefs। तो मिशनरी zeal क्या होती है कि दूसरों को जितना हो सके अपने रिलीजन में कन्वर्ट किया जाए, अपने सेक्ट में या अपने रिलीजन में। ये कहाँ से आया है? जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज से आया ये, क्रिश्चियन जो मिशनरीज होते हैं इनका मिशन क्या होता है, मतलब वही मिशनरी, वहीं से वर्ड आया है ये। इनका मतलब मिशन पे निकलते हैं एक तरह से ये, कि इनका मिशन होता है जितना हो सके उतने लोगों को कन्वर्ट करना। तो सेक्ट्स में भी ज़्यादातर यही होता है कि जितना इनका मतलब टारगेट रहता है, जितने हो सके ज़्यादा लोगों को अपने सेक्ट में शामिल किया जाए। ठीक है, सेक्ट्स टिपिकली इमर्ज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ सोशल चेंज और क्राइसिस, ऑफरिंग अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, पर्पस एंड मॉरल क्लैरिटी टू देयर फॉलोअर्स। ठीक है, तो समाज में कोई बदलाव आ रहा है या समाज में कोई क्राइसिस आ गया है, मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो गई हैं, या रिलीजन में कोई मतलब कहीं ना कोई कोई प्रॉब्लम चल रही है जिससे कि समाज में एक तरह से अस्थिरता आ गई है, तब ज़्यादातर सेक्ट्स उभर के आते हैं। सोशियोलॉजिकल थॉट क्या कहती है? मैक्स वेबर एंड अर्नेस्ट स्ट्रॉसेल इंट्रोड्यूस द चर्च सेक्ट टिपोलॉजी। चर्च सेक्ट टिपोलॉजी क्या है कि एक तो चर्च होता है, मतलब आपका मेन रिलीजन, और फिर सेक्ट्स होते हैं।
इस मेन रिलीजन के एक तरह से छोटे छोटे आप ब्रांचेस बोल लीजिए या सैटेलाइट्स बोल लीजिए। सैटेलाइट्स मतलब क्या होता है, जैसे अर्थ है उसका एक सैटेलाइट है छोटा सा मून, तो एक तरह से मेन रिलीजन हो गया आपका, इसके छोटे छोटे सेक्ट्स क्या हो गए, सैटेलाइट्स हो गए। ये चर्च सेक्ट मतलब टाइपोलॉजी, मतलब दो चीज़ें होती हैं, चर्च जो मेन होता है बड़ा होता है, और छोटे छोटे उसके सेक्ट्स अलग अलग होते हैं। टू क्लासीफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, बिलीव्स एंड रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, हावर्ड बेकर एक्सपेंडेड द चर्च सेक्ट टिपोलॉजी टू बाइड टू मोर कैटेगरीज, डिनोमिनेशन एंड कल्ट। तो जैसे डिनोमिनेशन की तो हमने बात कर ही ली थी। क्या होता है डिनोमिनेशन? जब एक ही रिलीजन के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाएं, जैसे हिंदुज़म में आ गया ना वैष्णव और शैविज़म और ये वो अद्वैत वेदांता ये सब है ना, तो डिनोमिनेशन होगा। कल्ट क्या हो गया? कल्ट देखिए सेक्ट से एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि वो रिलीजन को कोई प्योर व्योर करने के लिए बोलता है, वो एक नई चीज़ ही बनती है वो, और वो किसी ना किसी कैरिस्मेटिक लीडर के मतलब ऊपर बनती है, और उसमें कुछ मतलब फिर उसकी थ्योरी वोरी सब अलग ही होती है, उसका मेन रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता। हो भी सकता है लेकिन 90 मतलब ज़्यादातर तो मेजॉरिटी उसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए वो सेक्ट मतलब कल्ट एक अलग ही चीज़ होती है। According to sociologist Brian Wilson, sects often emerge as a response to social dislocation, such as disruption caused by urbanization and industrialization, which create uncertainty and marginalization. मतलब सोशल डिसलोकेशन मतलब क्या है कि आपका मतलब सामाजिक मतलब आप प्रस्थावन हो गया है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, जैसे कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन में आपको अपना गांव छोड़ के शहर जाना पड़ेगा ना नौकरी करने, तो बेसिकली आपका सोशल आइसोलेशन भी हो गया, जो आपका समाज था वो आपसे छूट गया। तो ऐसे मतलब इनमें क्या होता है, सेक्ट्स एक तरह से काफ़ी मददगार साबित होते हैं लोगों के, क्योंकि वहाँ पे जाके उनको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी मिल जाता है। लोग सब एक दूसरे में वहाँ पे क्लोज नेट जैसे बने ना, क्लोज नेट कम्युनिटी होती है, तो एक शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं, लोग जाके वहाँ पे एक दूसरे बात करते हैं, मिलते हैं, तो एक कम्युनिटी वाली फील आ जाती है। Weber viewed sect as expressions of the theodicy of the disprivileged, meaning they offer religious explanations, moral worth, and hope to marginalized and disadvantaged groups in society. मतलब सेक्ट्स की एक वेबर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्जिनलाइज्ड या डिसप्रिविलेज्ड या जैसे गरीब लोग होते हैं बेसिकली, जो डोमिनेंट नहीं है समाज में, क्योंकि उनको क्या है, एक रिलीजियस एक्सप्लेनेशन और मॉरल वर्थ मिल जाती है, क्योंकि जो मेजर रिलीजन होगा ना वो तो क्या है, डोमिनेंट लोगों द्वारा ही मतलब डोमिनेट किया जाएगा। भाई जो पैसे वाले लोग हैं वही मेजर रिलीजन में एक तरह से मुख्य भूमिका निभाएंगे या उनका कंट्रोल रहेगा। लेकिन जैसे सेक्ट अलग से बना है ना, और सेक्ट का पर्पस भी वही होता है कि जो ओरिजिनल प्योरिटी थी वहीं पर रिटर्न करो, और ज़्यादातर वो इक्वलिटी एंड क्लोज नेट कम्युनिटीज़ में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो जो गरीब या मतलब पिछड़े या मार्जिनलाइज लोग होते हैं उनको काफ़ी मदद प्रोवाइड करते हैं सेक्ट्स, उनको मॉरल वर्थ देते हैं, ठीक है, होप देते हैं, तो उनको भी सेंस ऑफ रिलीजन या सेंस ऑफ मतलब एक तरह से सॉलिडारिटी वगैरह मिल जाता है इससे। ये वेबर का कहना था। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेथोडिज्म इन इंडस्ट्रियल ब्रिटेन इमर्ज एज अ वर्किंग क्लास रिस्पॉन्स टू केओस, एलिनेशन एंड मॉरल अनसर्टेनिटी ब्रॉट बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये मिड 18th सेंचुरी में ये मेथोडिज्म शुरू हुआ था ब्रिटेन में, क्योंकि देखिए वही टाइम था, पीक चल रहा था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो वही सारी चीज़ें कि जैसे अर्बनाइजेशन, लोग अपने गांव या छोटे छोटी जगह छोड़ के सिटीज़ में आ रहे थे, लंदन जैसी जगह, लैंकाशायर में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ काम करने। तो वहाँ पे फिर मतलब एक तरह से केओस हो गया, एलिनेशन हो गया, मॉरल अनसर्टेनिटी हो गई, मॉरल वैल्यूज़ गिरने लग गई। तो वहाँ पे फिर ये मेथोडिज्म सेक्ट पैदा हुआ, जो लोगों को मतलब काफ़ी पसंद आया। इन इंडिया सेक्ट्स मूवमेंट्स लाइक आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन एंड वेरियस पंथ्स एंड मठ जो होते हैं have provided alternative spiritual paths and social reform within broader Hindu tradition। ठीक है, तो वही काफ़ी जैसे एग्जांपल्स हो गए, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद का था। ठीक है, इस्कॉन तो ये प्रभुपाद वाला होता है ना, जो ये इस्कॉन वाले क्या इसका कुछ होता है, कृष्णिया कॉन्शियसनेस ऐसा कुछ होता है इनका नाम, इंस्टीट्यूट फॉर सोसाइटी फॉर कृष्णिया कॉन्शियसनेस, मतलब तो ये कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं सारे। तो ये सब क्या है, अलग अलग सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म है। तो मतलब वही जैसे मैंने बात की थी ना, तो एक मेजर आपका रिलीजन होता है जैसे हिंदुइज्म, उसके फिर अलग अलग सेक्ट्स, सैटेलाइट एक तरह से होते हैं, ये सब सेक्ट्स हो गए उसके। डेरा सच्चा सौदा प्रमोट्स अ कास्टलेस सोसाइटी एंड अट्रैक्ट्स फॉलोवर्स प्राइमरली फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड एंड रूरल कम्युनिटीज सीकिंग सोशल इक्वलिटी एंड डिग्निटी। ठीक है, तो डेरा सच्चा सौदा का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, इनके जो फाउंडर हैं शायद राम रहीम नाम है उनका।
ठीक है, तो ये भी मतलब मोटा मोटी तो हिंदुज़्म का ही अपनी फिलॉसफी देते हैं, लेकिन एक अलग चीज़ है फिर वो। नेशन ऑफ इस्लाम, ऑल्सो नोन एज ब्लैक मुस्लिम्स, इमर्ज इन 1960s यूएसए एज अ सेक्टेरियन मूवमेंट ऑफरिंग होप इन आइडेंटिटी एम्पावरमेंट टू अफ्रीकन अमेरिकन फेसिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ब्लैक मुस्लिम्स क्या था, जो ब्लैक्स हैं अमेरिका में, बेसिकली जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनके लिए एक तरह से मूवमेंट शुरू हुई थी 60s में, क्योंकि 60s में क्या था, रेशियल सेग्रीगेशन काफ़ी चरम पे था अमेरिका में। जिम क्रो लॉज चल रहे थे, जिनमें ये ब्लैक्स के लिए हर चीज़ अलग होती थी, मतलब बस में बैठने की सीट अलग, लाइन में लगने की सीट अलग, ठीक है? हर जगह इनको अलाउड भी नहीं था। तो उस टाइम मतलब एक तरह से नेशन ऑफ इस्लाम ने काफ़ी एक तरह से मदद करी, मतलब आप इस्लाम अपनाइए और फिर आपको होप, आइडेंटिटी, एम्पावरमेंट वगैरह मिलेगा, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कल्ट्स। Definition: cult is a loosely organized religious group that emphasizes individual religious experience. It is typically non-traditional, non-institutional, and often revolves around the authority and अपील ऑफ अ कैरिस्मेटिक लीडर। ठीक है, तो अब ये क्या है, रिलीजियस ग्रुप तो है, लेकिन इसका किसी मेन रिलीजन से मतलब नहीं होता। कि भाई जैसे हमने देखा था ना कि सेक्ट्स में क्या होता है, जैसे हिंदुइज्म में उसके बहुत सारे सेक्ट्स हो गए। अब ये क्या होता है ना, ये कल्ट एक नई चीज़ बनती है अपने आप में, एक नई आइडियोलॉजी से कुछ कुछ नया ही बनाया इन्होंने एक तरह से, वो होता है कल्ट। एक किसी कैरिस्मेटिक लीडर के बेस पे बनता है ये। तो जैसे कोई लीडर होता है ना, वो एक नई थॉट लेके आता है कि यार मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है। जैसे मेरे हिसाब से तो इंसानों को एलियंस ने बनाया, और एलियन एक दिन आएँगे और वो कुछ हमें मार देंगे। मतलब कोई भी ऐसी ऊट-पटांग थ्योरी आप बना सकते हैं। ठीक है? तो वो लीडर फिर लोगों को क्या करता है, विश्वास में ले लेता है कि भई ऐसा-ऐसा है, तो फिर वो अपना एक कल्ट बन जाता है। तो लोग उसके फॉलोवर बन जाते हैं, फिर वो अजीब से रिचुअल्स अपने कुछ करने लग जाते हैं। लूज़ली ऑर्गेनाइज़्ड होता है कि मतलब कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ नहीं होती कि ऐसा करें, वैसा करें। ठीक है? ऑफ़न रिवॉल्व्स टिपिकली नॉन ट्रेडिशनल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल है, कि मतलब कोई ऐसा वही भाई लूज़ली ऑर्गेनाइज़्ड है ना, तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई एग्ज़ैक्ट बाउंड्रीज़ नहीं है, रिजिड बाउंड्रीज़। कल्ट्स आर हाइली इंडिविजुअलिस्टिक एंड बेस्ड ऑन वॉलंटरी एसोसिएशन। ठीक है? तो वही वॉलंटरी एसोसिएशन, लोग अपने आप ही एक तरह से भर्ती होते हैं इसमें, शामिल होते हैं, मेंबर बनते हैं, क्योंकि उनको वो कल्ट की जो वो है ना कैरिस्मेटिक लीडर है, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी प्रभावित करती है। तो उस लीडर की पर्सनैलिटी के बेसिस पे लोग खुद ही अपने वॉलंटरी एसोसिएट हो जाते हैं उससे, अलाउइंग मेंबर्स टू जॉइन और लीव फ्रीली अकॉर्डिंग टू पर्सनल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। ठीक है? तो कोई दबाव नहीं होता कि आपने एक बार जॉइन कर लिया तो फिर वापस नहीं जा सकते। जिसको भी आना है आइए। ज़्यादातर तो ये मतलब क्लासलेस और कास्टलेस होते हैं। मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं होता। ज़्यादातर मतलब कोई रेशियल बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होता। मतलब कोई भी इंसान इनको जॉइन कर सकता है। तो एक तरह से बहुत ही लूज़ और मतलब ओपन एक तरह से माहौल होता है। Cults often lack formal rules, doctrines, or hierarchical structures, making them more fluid and adaptable than traditional religious organizations. ठीक है, तो कोई ज़्यादा कोई रूल्स नहीं होते हैं, जैसे रिलीजन में होते हैं ना, ऐसा करिए वैसा करिए। कोई डॉक्ट्राइन्स, बहुत बड़ी बड़ी डॉक्ट्राइन्स, मतलब डॉक्ट्राइन मतलब बहुत बड़ी बड़ी कोई रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स, उनमें कुछ लिखा हुआ है कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, इस तरह कुछ नहीं होता। कोई हायरार्की नहीं होती, भाई ऊपर ये आता है फिर नीचे ये आता है। बस एक एक लीडर होता है, वही कैरिस्मेटिक लीडर, और बाकी सब उसके वो होते हैं फॉलोवर्स। मेकिंग दैम फ्लूइड एंड अडेप्टेबल टू ट्रेडिशनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फ्लूइड होता है, फिर कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कुछ भी जैसे लीडर ने कहा वैसे हो गया। Cults frequently emphasize spiritual healing, personal enlightenment, or mystical experiences, appealing to individuals seeking inner transformation or unconventional religious paths. ठीक है, तो वही मतलब उन चीज़ों में ज़्यादा मतलब वो होता है ना, ये मेटाफिजिकल चीज़ें, स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई आपकी, आपका एनलाइटनमेंट हो गया, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने वो ना कोई आपको विजन आ गया। मतलब रिचुअल्स में ज़्यादा फोकस नहीं होता। जैसे ट्रेडिशनल जो अपने रिलीजन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, रिचुअल्स मतलब कर्मकांड ज़्यादा होते हैं। जैसे सुबह शाम आपको आरती करनी है, या जैसे इस्लाम में आपको नमाज़ पढ़नी है, फिर ऐसा करना है, फिर वैसा करना है। उतने कोई रिचुअल्स नहीं होते। ज़्यादातर क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे होता है। पर्सनल एनलाइटमेंट हो गया, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो गए। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर कोई बदलाव लेके आइए, या आप जो भी मतलब आपका लीडर, कल्ट का जो लीडर, कैरिस्मेटिक लीडर है, वो आपको बता रहा है, उसके बेसिस पे है। Cults do not directly oppose dominant religions but instead offer alternative spiritual paths। तो ठीक है, इनकी कोई किसी से वही है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में, ना काहू से दोस्ती, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ये कल्ट्स की किसी मतलब मेजर रिलीजन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता कि किसी के अगेंस्ट ये कोई बात बोल रहे हैं। ये अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेते हैं। अब जैसे इनका जो लीडर होता है वो कि भाई हम तो अपना अलग है।
तो एक अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को कि भाई अब देखिए आपके पास मेन रिलीजन तो है ही, और चाहें तो आप इस हमारे कल्ट में भी शामिल हो सकते हैं, इसमें हम ऐसा ऐसा मानते हैं कि भाई एलियंस ने इंसानों को बनाया है, जो भी उसकी थ्योरी मतलब है थॉट प्रोसेस दैट को एग्जिस्ट आउटसाइड मेन स्ट्रीम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. Cults tend to flourish in urban centers marked by cultural diversity and rapid social change, where individuals often seek new identities and spiritual meaning. तो मतलब ज़्यादातर कल्ट्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, पैदा होते हैं अर्बन सेंटर्स में, क्योंकि गांव में क्या होता है, मतलब विलेजेस में या स्मॉल टाउन्स वगैरह में ज़्यादातर ट्रेडिशनल माहौल होता है, मतलब पुराना जो रिलीजन चला रहा है लोग उसी को फॉलो करते हैं, नई चीज़ों को इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं. लेकिन अर्बन सेंटर्स में क्या होता है कि सोशल कोहेजन काफ़ी कम होता है, तो क्या है, कोई नई चीज़ आई, कोई नई मतलब आया कुछ, तो लोग उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि समाज इतना एक तरह से जकड़ा हुआ नहीं होता. और कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में अलग-अलग एथनिसिटी के, अलग-अलग रेस के, अलग-अलग कल्चरल आइडेंटिटीज़ के लोग भी रहते हैं. ठीक है? तो उनको एक नई आइडेंटिटी की तलाश भी रहती है, क्योंकि वो अपने रूट्स छोड़ के ही अर्बन सेंटर्स में आए हैं कहीं से. तो इसलिए कल्ट ज़्यादातर क्या है, अर्बन सेंटर्स में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स देख लीजिए, काफ़ी कल्ट्स मतलब यूएस में बहुत ही बनते रहते हैं. पीपल्स टेम्पल, ये जिम जोन्स का नाम थे, जिम जोन्स थे इनके कैरिस्मेटिक लीडर, वो जो मैं बात की थी ना, एक मैग्निफिकेंट कैरिस्मेटिक लीडर होता है, उसके मतलब उसके उसमें इतनी उसके पर्सनैलिटी में ऐसा वो होता है ना ऑरा, जिसको देख के सब प्रभावित हो जाते हैं और ये लोग कल्ट में शामिल हो जाते हैं. तो ये पीपल्स टेम्पल क्या था, यूएस से बेस्ड कल्ट इन फेमस फॉर जोन्सटाउन मैसेकर इन गोवाना इन 1978 वेयर 900 मेंबर्स डाइड इन एन मास सुसाइड. ठीक है, तो ये इन्होंने 900 लोगों की माइस सुसाइड करवा ली थी कि भाई आप पता नहीं ऐसा कुछ बोला था कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो बेटर है कि हम लोग सुसाइड कर लेते हैं. तो 900 लोगों ने कुछ जहर वहर खा लिया. हेवंस गेट, इनके लीडर थे मार्शल एप्पलवाइट, यूएफओ बेस्ड कल्ट इन यूएसए कमिटेड मास सुसाइड इन 1997 बिलीविंग दे वुड असेंड टू स्पेसशिप. तो अब ये वही जैसे बोला था ना कि इनका मेन रिलीजन से कुछ मतलब नहीं होता, ये अपनी एक अजीब सी थ्योरी लेके आते हैं. तो जैसे इसमें ये हेवंस गेट में बोला कि कोई स्पेसशिप है बहुत जाइंट, ऐसी होती है ना स्पेसशिप, और अब वो हमको लेने आई है, तो लेने जाएंगे कैसे इसमें कि भाई ये सुसाइड कर लीजिए, आप मर जाइए, तो आप अपने आप सब इसमें पहुंच जाएंगे. ठीक है. फिर है ओम शिरिंको शोको अशारा, इसके वो थे मतलब वही कैरिस्मेटिक लीडर. जापानीज डूम्सडे कल्ट रिस्पॉन्सिबल 95 टोक्यो सबवे सैरिन गैस अटैक. तो वही है, सबवे में इन्होंने एक तरह से वो जहरीली गैस वगैरह छोड़ दी थी. वही इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो वही अजीब से मतलब सबकी थ्योरीज अजीब ही होती है इनकी. ब्रांच डेविडियंस, इनके थे डेविड कोरेश, ए क्रिश्चियन अपोलोकेप्टिक कल्ट in Waco, Texas, involved in a violent standoff with the FBI in 1993. अपोलोकैलिप्टिक मतलब कि दुनिया खत्म होने वाली है, उस तरह का कल्ट था ये. और इनका भी वही वही वायलेंस पे उतर जाते हैं सबके ज़्यादातर ये लोग. फिर इन 93 में एनकाउंटर हुआ है FBI से इनका. रेलिन मूवमेंट, क्लॉड वॉरली हॉर्न के वही कैरिस्मेटिक लीडर. ग्लोबल कल्ट क्लेमिंग ह्यूमंस वर क्रिएटेड बाय एलियंस, एडवोकेट्स फॉर क्लोनिंग एंड टेक्नो स्पिरिचुअलिटी. तो इनका भी वही मानना कि साहब एलियंस ने बनाया ह्यूमंस को, और फिर वही अल्टीमेटली फिर ये वायलेंस पे ही निकलते हैं. फिर कोई मतलब या तो मास सुसाइड कर लेंगे या कुछ कहीं अटैक कर देंगे, मतलब कुछ भी इस तरह का करते रहते हैं. अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेक्ट और कल्ट में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं. ठीक है. तो सेक्ट क्या होता है, फॉर्म्ड व्हेन कल्ट बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड और मेंबरशिप ग्रोज. तो मतलब एक तरह से जब आपका कल्ट के अंदर रिजिडिटी थोड़ी आने लग गई, तो एक वो सेक्ट बन जाता है. और या फिर सेक्ट कब बनता है, जब वो मेन रिलीजन में कुछ खराबियाँ आ जाएं. जैसे कुछ आपकी मेन रिलीजन में कुछ खराबी आ गई, तो उनको सुधारने के लिए, ओरिजिनल रूट्स पे जाने के लिए बन जाता है आपका सेक्ट. सीक्स टू ब्रेक फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, रैशनलाइजेस डोमिनेंट रिलीजन. ठीक है, तो वही बात है कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ चल रही है और जो आपका डोमिनेंट रिलीजन है उससे ब्रेक करता है और उसको रैशनलाइज करता है. मतलब उसमें कोई भी ऐसी खराब प्रैक्टिसेस आ गई हैं उनको सही करने की कोशिश करता है. ये करता है, ऑफर्स अल्टरनेट बिलीव्स. मतलब इसका मेन रिलीजन से कुछ मतलब नहीं होता, ये कुछ नई ही बात लेके आता है. विदाउट चैलेंजर डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट रिलीजन से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता. ये कुछ अलग ही बातें करते हैं, एलियन वगैरह, यूएफओ, इस तरह की जो इनका लीडर कहता है वही बात ये मान लेते हैं. मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड, तो ये तो सेमी रिलीजियस ही होता है, मतलब उस रिलीजन का ही ये तो एक में से निकली हुई चीज़ है ना. तो वही मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. कल्ट क्या होता है, फ्लूइड होता है और अनस्टेबल इन नेचर, क्योंकि जैसा लीडर ने कह दिया वैसा करते जाते हैं लोग. लीडर का आज मन ये कर रहा है करने का, तो ऐसा कर लो.
क्लोज टू आउटसाइडर्स इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मतलब ये वही है, मिशनरीज मतलब मिशनरी काम करते हैं कि लोगों को कन्वर्ट किया जाए, लेकिन पहले उनको मतलब बुलाते हैं, फिर उनका एक एक जैसे होता है ना कि आज से आपको वो मिल गई है, दीक्षा मिल गई है, तो एक इनिशिएशन सेरेमनी होती है, उसमें फिर वो जो भी आपका करते हैं। कल्ट में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता, कोई भी आ जाओ कोई भी चले जाओ। इसमें रिचुअल्स होते हैं लाइक ड्रिंकिंग होली वाटर और वीइंग एमुलेट्स रीइंफोर्सेस लॉयल्टी। एमुलेट्स मतलब जैसे ताबीज़ वगैरह पहनते हैं ना लोग, जिससे कुछ अच्छा लक वगैरह मिलता है, तो इस तरह के रिचुअल्स होते हैं सेक्ट्स में। वही मतलब मोटा मोटा रिलीजन में जो होता है वही सब होता है, क्योंकि ये रिलीजन से निकली हुई एक चीज़ है। तो इनमें कल्ट्स में लैक फॉर्मल रिचुअल्स, कमिटमेंट इज लूज। मतलब क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है ना, क्योंकि एक आदमी है कैरिस्मेटिक लीडर आपका, उसने कुछ अजीब सी एक थ्योरी बनाई है, उसके बेसिस पे सब हो रहा है, तो फॉर्मल रिचुअल्स कहाँ से बनेंगे? कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है। हैज़ क्लियर मेंबरशिप रूल्स एंड बाउंड्रीज, तो हर चीज़ क्लियर क्लियर होती है भाई। ऐसा जैसे भाई अब एग्जांपल ले लीजिए, हम उसका हमारा आर्य समाज जो था, तो आर्य समाज में क्लियर है ना कि भाई क्या करना है। जो भी हमारे आर्य समाजी हैं क्या करेंगे, वो सिर्फ वेदों में ही मानेंगे। वो जो राम भगवान और हनुमान इन सब में नहीं मानते वो लोग। वो कहते हैं कि ओरिजिनल जो हिंदू धर्म है वो क्या है, वो वेद हैं, तो वेद को ही पढ़िए। हवन करने में काफ़ी बिलीव रखते हैं। कल्ट में क्या, नो स्ट्रिक्ट मेंबरशिप क्राइटेरिया ड्यू टू लूज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेंबरशिप क्राइटेरिया कुछ भी नहीं होता, कोई भी आओ कोई भी चले जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली करनी तो मास सुसाइड ही है तो जितने ज़्यादा लोग मरे उतना ही बढ़िया। क्योंकि अजीब सी थ्योरीज हैं उनमें, जो भी भाई एक तो वैसे ही बहुत कम लोग मानेंगे भाई, कोई यूएफओ आएगा वो ले जाएगा, एलियंस ने बनाए, इन बातों को मानने वाले कितने से लोग मिलेंगे। तो कल्ट्स में ज़्यादा ये होता है जो आ जाए बढ़िया, तो किसी को मना नहीं करते। एग्जाम्पल इसके हो गए सेक्ट के कैल्विनिस्ट, मेथोडिस्ट, और जैसे आर्य समाज हो गए, इंडिया में बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। कल्ट के हो गए आपको ओशो। अब ओशो का जो था ना, ये मतलब जैसे इंडिया में तो एक तरह से अलग ही चीज़ थी, लेकिन अमेरिका में एक तरह से बहुत बड़ा कल्ट बन गया था ये। अमेरिका में इन्होंने बहुत, एक जगह थी उसका, मतलब एक छोटा सा गांव था शायद, उसका नाम पता नहीं क्या था, वहाँ पे पूरी इन्होंने कॉलोनी टाइप बना ली थी, और थोड़ी बहुत वायलेंस भी वगैरह करी थी इनको, फिर इनको अल्टीमेटली यूएस से भगा दिया गया। तो यूएस में तो इसको कल्ट ही माना जाता था ओशो को। ठीक है, फिर ट्रांसलेशनल मेडिटेशन, ये शायद विक्रम योगी ने शुरू किया था यूएस में। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब कल्ट माने जाएंगे ना, क्योंकि उनका रिलीजन नहीं है यूएस का हिंदुइज्म, तो अगर उसकी कोई भी चीज़ वहाँ पे जाएगी तो वो कल्ट के रूप में ही मानी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें मेजर ये जो चीज़ें थी रिलीजन से जुड़ी हुई, क्या क्या मोनिज्म, प्लूरलिज्म, ये सब क्या होता है, सेक्ट्स क्या होते हैं, कल्ट्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा इन पर एक नज़र मार लिए, तो मतलब मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।